वहां पे पत्रकार जो है तनवीर अहमद, उसका क्या गलती थी या उसको क्या मजबूरी थी कि उसको झंडा उतारना पड़ा? कहीं ना कहीं आप इसको एक्सेप्ट करिए। आप बोलते हैं कि हम आंखें निकाल देंगे। कितने युद्ध किए पाकिस्तान बांग्लादेश की, पाकिस्तान और भारत के बीच में कितने युद्ध हुए, और युद्ध का नतीजा क्या हुआ? आप कहते हैं कि एक अभिनंदन को वापस कर दे तो बहुत बड़ा एहसान किया। जनरल आपके जो भुट्टो साहब थे वो कितने लोगों को वापस ले गए थे जब बांग्लादेश आपसे अलग हो गया? कितनी फौज आपकी यहां पड़ी हुई थी जो वापस चली गई? आप तो एक अभिनंदन को दे गए, हमने लाखों के तादाद में आपको वापस कर दिए। लेकिन इसका हम महिमा मंडन नहीं करते। भुट्टो साहब थे, उन्होंने कहा हमें जमीन चाहिए, हमने कहा कि ये भी लेके जाइए। आप जमीन तो ले ही जाइए, हमको कोई आपकी जमीन भी नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान का कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान का सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी होने का दायित्व निभाने के लिए चाहिए। जमीन भी वापस कर दी और सैन्य भी वापस कर दिया। डॉटर ऑफ द ईस्ट में जो किताब है उसमें देखिए रेफरेंस दिया है बेनजीर भुट्टो का, ये क्योंकि उनके सामने ही वाकया हुआ। सवाल वो नहीं है। सवाल है, आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो गया कोई जा नहीं सकता। मैं आपको बोलता हूं आ जाइए आप इंडिया, मैं ले चलता हूं आपको, स्वागत है आपका। देखिए आप वहां पे बात करिए लोगों से। मैं जाता हूं वहां पे, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन वहां का मुसलमान मेरे लिए पागल है, क्योंकि मैं जहां गलती सरकार करती है तो मैं जम्मू के कश्मीर के धरती पे बोल के मैंने सरकार को आड़े हाथ दिया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, वो किसको भगवान मानते हैं, खुदा किसको मानते हैं? वो कोई अब्दुल्ला फैमिली को नहीं मानते, ना कोई पीडीपी वालों को मानते हैं। वह आम आदमी को पूछिए, बोलते हैं एक ही खुदा का बंदा था अटल बिहारी वाजपेयी, जो चमन चाहता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उसको पूजा जाता है वो कश्मीर। आप ये मत बताइए कि अंदर हम इतना बड़ा ट्रक कैसा गया, क्या गया। आपके यहाँ ब्लास्ट होते हैं तो वहां से क्या क्या पॉकेट में बटन जैसा साइज का बम थोड़ी गिरता है। आपके यहाँ ब्लास्ट होता है तो आप बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया। कहां से, क्या दिल्ली से बाकायदा ट्रक से जाता है क्या बारूद? दूसरे पे आरोप लगाने के पहले आप ये भी देख लीजिए अपने गरेबान में झांक के आपकी स्थिति क्या है। आप कहते कि हमारे यहाँ फौज कुछ नहीं है। जब से पाकिस्तान बना कितने बार आपके यहाँ फौज ने सरकार टेक ओवर की, और कितनी बार हमारे यहाँ टेक ओवर हुई है? बताइए आप। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जमहूरियत रहेगी, और बाकायदा इंशाल्लाह ये लगातार बनी रहेगी, क्योंकि हमारी फौज जानती है हमारी फौज को सीमा का रक्षण करना। हमारी फौज राजनीति नहीं करती, हमारी फौज इंडस्ट्रीज नहीं चलाती, हमारी फौज डेयरी नहीं चलाती। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको गलत नहीं कहता। मैंने ये नहीं कहा कि वहां के नेता नहीं है अच्छे, वहां के नेता भी चाहते हैं, लेकिन मजबूर जब फौज के हाथ में सब कुछ चला जाता है तो आज के डेट में आपके फौज के, हमारे यहाँ के जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जाता है तो वहां के डिफेंस स्टाफ से मिलने जाता है, बात करने जाता है। मेरे यहाँ का डिफेंस स्टाफ किसी परराष्ट्र मंत्री को जाके निगोशिएशन नहीं करता, वो गुडविल विजिट पे जाता है। आपके यहाँ के आर्मी के चीफ सरकार की तरफ से बात करने जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी उनको मालूम है कि सरकार से बात करने के बजाय आर्मी से बात करना ज्यादा अच्छा है। ये वस्तु स्थिति है चौधरी साहब। आपको ना कहने से, टालने से, या मैं बहुत कुछ कहूं तो मेरी जनता हंसेगी जो देखेगी वो, और जब आप ये कह रहे होंगे तो आपकी जनता आपको हंसेगी। सवाल है जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करके यदि हम आगे बढ़े तो कुछ हो सकता है। आपने कहा कसाब हिंदू था, आखिर में कहा उसने भगवान। आपके यहाँ के दो लोग थे, उसको फांसी देने के टाइम पे जो उन्होंने सुना, उसका अंतिम क्रियाक्रम किस धर्म के हिसाब से किया बताइए आप। हमारे यहाँ हिंदुओं को किसी इतना भारत जलील नहीं हुआ है, और भारत में आज भी सब धर्मों का आजादी है। भारत में किसी हिंदू को मुसलमान तरीके से नहीं दफना जाएगा। मुसलमान को उसके धर्म के हिसाब से उसकी इज्जत की जाएगी, और हिंदू को उसके हिसाब धर्म के हिसाब से। तो ये आरोप लगाना कि उसको वो हिंदू था और उसको मुसलमान बना दिया, इतनी जरूरत नहीं है देश को। इतने 700 लोग मार के हम नहीं बताएंगे पाकिस्तान ने मरवाया है। आपके यहाँ क्या हो गया? ये जो 86 लोगों की लिस्ट है, ये भारत ने नहीं दी है, यूनाइटेड नेशन से लिस्ट आई है। आपकी सरकार लगातार ग्रे लिस्ट से बाहर होना चाहती है, क्योंकि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बैन हो जाएगी। वो ग्रे लिस्ट के लिए आपको मानना पड़ा कि 86 लोग हैं। आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन थे, अमेरिका ने घुस के मारा है अंदर। ओसामा बिन लादेन जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट आपके देश में रहता है, और आपके ना सरकार को पता है ना आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है। शर्म आती है, मानवता का दुश्मन है वो। कितने अमेरिका में लोग मारे थे, कितने मारे गए थे जब ट्विन टावर उड़ाए गए थे।
वो आदमी आपके यहां पनाह कैसा लिया? अब आप ये मत कहिए कि अमेरिका भी झूठ बोल रही है, कहीं और पकड़ के मारा और पाकिस्तान का बता रहा है। सारे वर्ल्ड ने देखा है। आप मानिए इस बात को, आतंकवाद के खिलाफ आप हाथ मांगिए, हम देंगे। आतंकवाद जहां है वहां कहीं अमन नहीं हो सकता। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये जो होता है, ये सारा आतंकवाद की वजह से है। आवाम को हमारे यहां यदि कोई हमारे यहां कोई मुसलमान धर्म के खिलाफ भी बोलता है तो उसको जेल होती है। हमारे यहां सिर्फ नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, हमारे यहां प्रोफेट मोहम्मद का एक कोई कार्टून छपा था विदेश में, वो कार्टून हमारे मैगजीन में रिप्लिका हुआ था और आलोक तोमर नाम का वरिष्ठ जर्नलिस्ट जेल चला गया था। हमारे यहां कहा कि कैसी हिम्मत की तुमने, हिमाकत कैसी करी वो कार्टून फिर से छापने की। ये हुआ है हमारे यहां। हमारे यहां सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनवाया है तो उससे बड़ी जमीन मस्जिद के लिए दी है, और वहां इंशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है कि जितनी पाकिस्तान में भी नहीं हो। सवाल वो नहीं है। आज भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा खुश है, क्योंकि उसको बोलने की आजादी है, उसको कुछ करने की आजादी है। ये आजादी है। आजादी के मायने मात्र संविधान में लिखने से नहीं होता, जमीन पे उतरना चाहिए, वो है। और ये 86 की लिस्ट हमने नहीं दी साहब। हाँ, ये ग्रे एरिया से निकालने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, आपकी सरकार कर रही। लगातार आपकी सरकार ने पार्लियामेंट में कानून पास किए, क्योंकि आपको वो कानून पास करवाने पड़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, तब आप ग्रे लिस्ट से निकलोगे। सिर्फ लिस्ट अनाउंस करने से नहीं होगा। ये कानून आप पार्लियामेंट में बैठे आपने पास किए, और बहुत अच्छा है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम चाहेंगे कि आपके यहाँ पे भी अमानत हो, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो। यदि लोगों के हाथ में काम होगा तो टेररिज्म की बंदूक कोई नहीं उठाएगा। जब हाथ खाली होते हैं और पेट खाली होता है तो ये बंदूक पकड़वाने वाले आ जाते हैं और वो बंदूक पकड़ते हैं। हम चाहते हैं कि आपके यहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो, आपके यहाँ इंडस्ट्री चले, खूब चले, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो। ये होना चाहिए, और ये तब होगा जब ग्रे लिस्ट से बाहर निकलोगे, ब्लैक लिस्ट से बचोगे। इसके लिए आपकी सरकार ने काम किया। मैं सर आंखों पे लेता हूं आपकी सरकार पर, पार्लियामेंट जिन्होंने कानून। मैं ये कह रहा था, सिंपल सी बात, थोड़ी सी मैं हिस्ट्री समझा दूं इनको। मुगलों ने भारत कभी इकट्ठा नहीं किया। मुगल नर्मदा पार करके नहीं आ पाए। मराठों के साम्राज्य में औरंगजेब का मृत्यु हो गया औरंगाबाद महाराष्ट्र में, लेकिन औरंगाबाद के आगे एक सेकंड सुन लीजिए, इतिहास सुन लीजिए। मराठों ने अफगानिस्तान से लेके तमिलनाडु तक राज किया। मराठों ने, जब अब्दाली ने हमला किया मुगलों पे, उनको बचाने के लिए मराठे पानीपत में आ गए। ये इतिहास गवाह है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास है। आपके बोलने से इतिहास छूटेगा नहीं। आप कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, आप अपना बांग्लादेश नहीं संभाल पाए, ईस्टर्न पाकिस्तान नहीं संभाल पाए, वो टूट गया। आप अपनी जमीन नहीं संभाल पाए, आप अफगानिस्तान की बॉर्डर पे आप अपने प्रदेश को संभाल नहीं पाते हैं। आप हमारे बोलते हैं कि कश्मीर लेगा। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था और आज भी कहता हूं, 10 साल के अंदर आप मुझे दिल्ली के पार्लियामेंट में आजाद कश्मीर जो हमारा हिस्सा होगा उसके नुमाइंदे बन के मिलेंगे। पार्लियामेंट के, दिल्ली के पार्लियामेंट के कैंटीन में हम खाना खाएंगे। मैं पत्रकारिता में रहूंगा, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, क्योंकि तब वो भारत का हिस्सा हो चुका होगा। सवाल वो नहीं है, नहीं सवाल वो नहीं है। सवाल है कि आप डिस्टॉर्ट करके मत बोलिए। 86 की लिस्ट भारत ने नहीं दी, यूनाइटेड नेशंस ने दी। छोड़ दीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल छोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए कि हम नहीं मानते इस 86 को। क्यों मानी आपने 86 की लिस्ट? क्या जरूरत थी कि इस 86 को आपने बोला कि ये टेररिस्ट है? क्यों माना आपने? क्यों वो छह एड्रेसेस क्यों यूनाइटेड नेशंस के काउंसिल ने माने हैं, सिक्योरिटी काउंसिल ने, कि दाऊद की ये 6 एड्रेसेस सही है? क्यों माने हैं? हमने दिए, लेकिन उनने तो ऐसा नहीं माना। हमने 15 एड्रेस दिए, उन्होंने सिर्फ 6 माने हैं, बाकी रिजेक्ट किए। सवाल है, उन्होंने भी देखा है दुनिया का जहां सबसे बड़ा फोरम है, यदि उस फोरम पे आपको 86 लोगों की लिस्ट मिलती है, इसके बाद भी आप कहते हो कि टेररिज्म नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सारा वर्ल्ड कह रहा है। आप बोलते हो कि F-16 नहीं गिरा, वो तो क्या गिरा, क्या अमेरिका ने आपको लताड़ा, सारी दुनिया जानती है। मैं उसमें भी नहीं जाता, युद्ध होना ही नहीं चाहिए। मैं युद्ध के खिलाफ हूं। हमारे यहाँ पठानकोट में अटैक होता है, हम आपके लोगों को बुलाते हैं, आप आके देख लीजिए। आपके यहां से टीम आके देखती आई थी। इतना ओपन तो हम हैं। हम किसी भी चीज का जब आरोप लगाते हैं तो ले लेते हैं। मेरा एक सिंपल का सवाल है, जो बांग्लादेश नहीं संभाल पाया,
वो क्या आजाद कश्मीर से बोलेगा हम कश्मीर ले लेते। आप लेने की नहीं, संभालने की बात करिए। आप पहले अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो आपका एरिया जा रहा है उसको संभालिए। वो तो भारत का कोई काम नहीं है, भारत का हिस्सा तो नहीं है वो। लेकिन आप यदि यहां आतंकवाद करेंगे तो वो वहां रहेगा। रही चाइना की बात, तो चाइना को कैसे ट्रंप पे लाना है ये हमारे यहां हो गया है। चाइना फिंगर पॉइंट 4 पे है, सिर्फ एक जगह पे। चाइना लेक से लेके पेट्रोलिंग 11, 10, 13, 14 सारे खाली हो चुके। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, आपके भी सैटेलाइट है, आपको पिक्चर मिल जाएगी उसकी। हाँ, चाइना जहां है वहां हम डटे हुए हैं, हम नहीं मान रहे। चाइना का सारा इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। आपके जैसा हमने पूरा देश चाइना को नहीं बेचा, हमने चाइना से सारा इन्वेस्टमेंट वापस कर दिया, चाइना की कंपनियों को वापस करने लगे। हमने श्रीलंका से कहा दिया कि चाइना को ब्लैकलिस्ट करे, वो कर गया है चाइना को ब्लैकलिस्ट। आज ये स्थितियां होती है जब इंटरनेशनल लोग देखते हैं कि जो अपने क्षेत्रवाद, जो अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, इंपीरियलिज्म जो चाहता है, आज की दुनिया में वो जगह नहीं है। आप युद्ध की धमकी मत दीजिए, आप ये मत बोलिए कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। पाकिस्तान इतना अलग थलग पड़ा हुआ है कि आज आप चाइना में जाते हैं तो आपके वहां पे फॉरेन मिनिस्टर को मीटिंग तक नहीं होती। ये अलग थलग पड़ा है, ये आप देखिए, ये हम नहीं कह रहे, विश्व के अखबार कह रहे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन। आपको जो आपके ट्रेडिशनल सपोर्टर थे वो तक आपको छोड़ के चले गए। कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करिएगा, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करिएगा, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। हम चाहते हैं आपके यहाँ अमन चमन हो, हम दिल को चाहते हैं। और अशोक जी, से पहले मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊं लास्ट कमेंट के लिए, मुझे एक चीज और बताइए, एफएटीएफ से पहले ही ये सारा लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? एफएटीएफ में इंडिया को क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाए? क्यों बार बार ये एक सेकंड मैडम, एक मिनट। हमारे यहाँ आतंकवादी कार्यवाही हो रही है, हमने इंटरनेशनल फोरम पे बताया ये हो रही है। यदि आपको लगता है कि एफएटीएफ सिर्फ हमारी सुनता है तो ये मानिए कि पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है। एफएटीए एक किसी की बकौती नहीं है। एफएटीए सिर्फ किसी की हमारे कहने से नहीं होता। हम दाऊद इब्राहिम के बारे में कब से कह रहे हैं? आज से 20 साल से कह रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने माना ना, क्योंकि उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया। एफएटीए ने आपको, एफएटीए में आपको ब्लैकलिस्ट करे, ये करे, हम तो कहेंगे कि हमारे यहां टेररिस्ट एक्टिविटी आप करवा रहे हैं। आप अभी तक बता रहे थे कि नहीं करवा रहे। आप ग्रे लिस्ट से क्यों बाहर नहीं आ पा रहे? ग्रे लिस्ट से आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हैं। आपको अभी मैंने कहा ना, कानून आपके यहां बने हैं। बोले अच्छा, क्यों अभी कानून बने इसी साल भाई? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म पे कानून अब बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आपको एफएटीएफ से निकलना है। वो अच्छा है, निकलिए। हम चाहते हैं कि आप निकले। हम चाहते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम जो है हमारे यहां था, उसको वापस कर दीजिएगा, हम हैंडल कर लेंगे उसको। वो तो आपके यहां पैदा हुआ नहीं है, उसको सर पे लेके घूमने से कोई मतलब नहीं। आप दे दीजिए, हमको ले लेंगे। एड्रेसेस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एग्री किए। ये मेरी लिस्ट नहीं है। एफएटीए यदि भारत चलाता है आरजू जी, और आप ये कहते हैं कि हम ब्लैकलिस्ट करवाने पे तुले हैं और हम ग्रे लिस्ट में डाल चुके हैं पाकिस्तान को, तो मुझे फिर ये कहना पड़ेगा कि वर्ल्ड फोरम पे भारत की ताकत इतनी बड़ी है कि वो कुछ भी करवा सकता है, और ये नहीं होता। मैं लास्ट कमेंट के लिए चौधरी साहब की तरफ चलती। चौधरी साहब, अगर पाकिस्तान की अपनी कमजोरियां ना होती तो क्या भारत हमें ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में क्या करवा सकता है, अगर हमारे अपने कोई उसमें कोई पॉइंट हमारा अपना कमजोर ना हो? देखिए आरजू, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत कमजोरियां थी वो उसका सबब ये था कि दुनिया के ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान में आके पाकिस्तान को फतह किया जाए। वो वक्त गुजर चुका, अब पाकिस्तान नए ईरा में है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान है जो वो ये दुनिया में अमन चाहता है और ये चाहता है कि दुनिया अमन में रहे। ये तारीख इस वक्त भी ये साबित कर रही है, और जो इनके प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हिंदुस्तान के, वो उनका पूरे का पूरा करियर आ रहा है जो एंटी पाकिस्तान या एंटी मुसलमान है, और वो इस चीज की निशानदेही उन्होंने अपनी ताकत लगा ली। जो एफएटीएफ की ये फिक्र ना करें, वो पाकिस्तान की फिक्र है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की क़यादत है जो वो दुनिया की मानी हुई क़यादत है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब जहाँ का खड़ा होता है, पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर से आगे पीछे हो जाते हैं जी कि ये कौन आया, और वो आप भूल जाएं, इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों ने इन लोगों की राह ने एक बड़ा लंबा चौड़ा प्लान बनाया हुआ था जो इनको फायर बैक हुआ है, और ये चीजें अब अनफोल्ड होती जा रही है। दुनिया मान रही है
कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करवाता रहा है, आज हिंदुस्तान को वार्निंग दी जा रही है। ये अभी पीछे यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है कि टेररिज्म के ये जितने भी आरएसएस के और हिंदुत्व के हैं, ये सारे के सारे कैंप्स बंद करो। कभी नहीं, सुने, कभी नहीं। नहीं अशोक साहब सुने, मैं आप बड़ी सख्त बातें करते हैं, मैंने नहीं बोला। आप सुने, मैं आपको हर एक बात पे बोल सकता हूं, मैं नहीं बोला। खुदा के लिए आप थोड़ा सा हौसला रखें, जो मैं कह रहा हूं आपने अपना मौकफ दे दिया, आप थोड़ी सी हिम्मत रखें, थोड़ा सा हौसला रखें, जो मैं बात कर रहा हूं मैं अपना